नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताएं। वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। दहेज प्रताड़ना के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के दिशा निर्देशों को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए। 498A मामले में 2 महीने तक गिरफ्तारी ना करने, परिवार कल्याण समितियों के गठन के हाईकोर्ट दिशा निर्देशों का समर्थन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस 2 महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार ना करे। कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को वैवाहिक मामलों में झूठे आरोपों को रोकने, कंट्रोल करने के लिए और निर्दोष लोगों को सुरक्षा देने की दिशा में एक अहम पहल माना। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने साफ कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस देश भर में प्रभावी रहेंगी और संबंधित अधिकारी इनका पालन भी सुनिश्चित करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 13 जून 2022 के फैसले में कहा था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ अक्सर झूठे आरोप जो है वो महिलाएं लगा देती हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष जांच हो, यानी कि पहले आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए। आपसी सुलह की कोशिश जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विस्तृत एक दिशा निर्देश जो है वो बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस केस के संदर्भ में सुनाया जिसमें पत्नी और उसके परिवार ने पति और ससुर पर झूठे आरोप लगा दिए और परिवार वालों पर झूठे आरोप लगा दिए। इसमें सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकते हैं, नंद भी हो सकती है, मतलब कि जो पति की एक्सटेंडेड पीछे फैमिली। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि दोनों निर्दोष थे और उन्हें बेवजह जेल की सजा भी मिली, मतलब कि प्रताड़ना का सामना तो उन्हें करना पड़ा। अब इस फैसले के जरिए कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि कानून का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पीड़ित को न्याय देना। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, क्योंकि देखिए अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है पूरा मामला। आप देखेंगे हर रोज कोई ना कोई एक मामला जो है वो सामने आ जाता है जिसमें पता चलता है कि पत्नी ने बहुत से झूठे आरोप जो है वो ना केवल पति पर मंडी है, साथ ही जो ससुराल वाले हैं उन पर भी आरोप जो है वो लगा दिया। और पहले से देखिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा, अगर हम पूरी न्याय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो वो पहले आपको शक के दायरे में रखता है, लेकिन आपको पहले ही आरोपी बनाता है। ये नहीं कि पूरा वर्डिक्ट ही एक तरीके से दे दे। इसमें जो है बदलाव करने की कोशिश जो है पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2022 में की गई कि भाई आप पहले उन्हें आरोपी बनाइए, आप उनकी जांच कीजिए और फिर उसके बाद जो है जो भी कन्विक्शन होगा वो कोर्ट तय करेगा। गिरफ्तारी जो है वो बाद में होगी। आपके पास एक वारंट का रीजन होना चाहिए। महज एक लड़की अगर आरोप लगा रही है उस बेसिस पर आप गिरफ्तारी ना कीजिए। और 2022 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए उसके बाद ही ये बदलाव जो है वो देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि देखिए 2022 में जो धारा 498A है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, महिलाएं जो उसका मिसयूज कर रही हैं, जिसमें अगर हो सकता है कि किसी महिला जो है उसको, बहू को अगर हम कहें तो उस बहू को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको प्रवोक किया जा रहा है सुसाइड के लिए, तो वो 498A का प्रयोग जो है इस धारा का कर सकती है। इसे आप ऐसे समझिए कि महिला के साथ बदसलूकी पर 498A के तहत FIR होगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट कह रहा है कि आप FIR मत कीजिए। 3 साल तक कैद हो सकती है, जुर्माना जो है वो भी हो सकता है, इसका भी एक प्रोविजन है, लेकिन वो तब जब वो कसूरवार है, यानी कि प्रूफ हो गया वो गिल्टी है। ये एक गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल। अब इस पर बात करते हैं धारा 498A किन मामलों में लगती है। महिला को पति जब आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, यानी कि उसे प्रवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है सुसाइड करने के लिए। ससुराल वाले जब महिला से दहेज की मांग करें,
सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये जो दो आपको बताए हैं, कि ससुराल वाले जब महिला से दहेज की मांग कर रहे हैं, इसमें FIR अक्सर हम देखते हैं कि दर्ज होती है, और या तो महिला को संतान ना होने पर मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया है। विस्तार से इस पर चर्चा करें। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसके संबंध में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसको वर्तमान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन को पुष्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें यह है कि 2 माह तक गिरफ्तारी डायरेक्ट नहीं होगी बिना जांच के, और उसमें समिति को भी उसमें दिशा निर्देश जारी किया गया है कि मामले का कंप्लीट सुपरविजन होगा। देखिए, जब एक कानून बना था तो सही बना था, लेकिन इधर कुछ विगत कई वर्षों में अगर देखा जाए इस कानून का दुरुपयोग होने लगा। जैसे कि दहेज उत्पीड़न या महिलाओं का जो ये है वो आम बात हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करना है, इसी तरह हाई कोर्ट भी जारी कर दे और निचली अदालत को भी इस पे अधिकार है सुनने का, इससे बहुत ही लोगों को सहूलियत मिलेगी। दहेज एक्ट के जो मुकदमे जो लगते हैं वो निंदनीय है, और मेन चीज़ क्या है, पहले जांच नहीं हुआ करती थी, अब प्रॉपर तरीके से जब जांच होंगी तो उसमें जो कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला होगा। आईओ से अपने तरीके से देखेंगे, और जो गाइडलाइन आई है वो बहुत अच्छी है। इससे जो उत्पीड़न होते थे जो परिवार वालों पर, उस उत्पीड़न से बचेंगे वो, और उन्हें बढ़िया न्याय मिलेगा। देखिए, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिलने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उन केसेस की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर मिसयूज होता है। इस पर चर्चा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित लखानी हमारे साथ, प्रेसिडेंट है मेन वेलफेयर ट्रस्ट से। साथ ही हमारे साथ बरका तेहरान भी जुड़ चुकी है, प्रेसिडेंट है पुरुष आयोग से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अमित लखानी जी आपसे। सर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये गाइडलाइंस दी गई, पहले मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बहुत सिंपली ये समझाएं कि पहले क्या होता था, और अगर अब इस गाइडलाइंस का पालन होता है, वैसे तो अगर मगर की कोई स्थिति नहीं है, जब पालन होता है तो क्या डिफरेंस आए? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 498 का जो बृहद स्तर से दुरुपयोग हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज ऑफ 498A को लीगल टेररिज्म का दर्जा दिया था। लीगल टेररिज्म वर्ड यूज किया था कि जिस तरीके से इस कानून का बृहद स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से एक कंप्लेंट के बिना पे, एक टेस्टिमनी, सिर्फ स्टेटमेंट के बिना पे सिर्फ पति ही नहीं, पति के जो बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, सबको अरेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद 2-3 अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां करी थी। 2014 में अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक जजमेंट आया था जुलाई 2014 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया था कि बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर हस्बैंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स को रोप इन किया जा रहा है, झूठे केसेस में अरेस्ट कर लिया जाता है और आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, फिर पैसों की अदायगी करने के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए बड़ी रकम मांगी जाती है, और इस तरीके से पावर ऑफ अरेस्ट का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2014 में एक 9 पॉइंट्स का गाइडलाइंस दिया था कि यदि अरेस्टिंग की जरूरत होती है तो उससे पहले क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, जिससे अरेस्टिंग की जो पावर है उसका पुलिस जो है दुरुपयोग ना करे, जो कि काफी इफेक्टिव थी। काफी हद तक उसमें जो जिस तरीके से अरेस्ट हो रहे थे उसमें लगाम लगी थी। लेकिन अभी भी देखा जा रहा था कि मेट्रो सिटी से बाहर जब हम जाते हैं, बिहार, झारखंड, छोटे शहरों में, वहां पर इन गाइडलाइंस का जो पालन है नहीं हो रहा था। उसके बाद 2017 में एक जजमेंट आया था, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन हो, जहां पर पहले ये देखा जाए कि दोनों जो पक्ष हैं, एक पति पक्ष और पत्नी पक्ष, उनको बिठाया जाए, कोशिश की जाए कि क्या वहां पर कोई राजीनामा हो सकता है, क्या उस शादी को बचाया जा सकता है, और उसके जो एलिगेशन है उसकी कितनी वेरासिटी है, इसके लिए एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाए। ये 2017 में कहा गया था। लेकिन 2017 में जब ये जजमेंट आई थी तो बहुत इसका अप्रोर हुआ था,
बहुत सारे महिला संगठनों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने से ये जो कानून है इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। और एक PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उस PIL के तहत इस फैमिली वेलफेयर कमेटी को अबॉलिश कर दिया गया था, इसको खारिज कर दिया गया था, ये कह के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज जो ये जजमेंट आई है, जिस जजमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें दोबारा से फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात की गई है। इसमें दोबारा से ये कहा गया है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए जिसमें दोनों पक्ष को बिठाया जाए, जिसमें रिकंसिलेशन या फिर मीडिएशन की कोशिश की जाए। उसी फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की गई है और डायरेक्टली अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि जिस केस से ये जजमेंट आई है, आप देखिए उस केस में इतना दुरुपयोग हुआ है कि हस्बैंड और उसके फादर जो बुजुर्ग पिता है 100 दिन से अधिक ठीक है सर, अब जेल इसके में रहेंगे। रेपरकशंस क्या होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुकी हैं और साथ ही बरखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बरखा जी, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, आने वाले समय में क्या लगता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हुए नजर आएगा? क्योंकि आज भी अगर हम बात करें 21वीं सदी में हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि देखिए अभी भी एक ड्रम वाला केस आ जाता है, लेकिन उसके सामने हम देखते हैं जो हजारों की लिस्ट हमारे पास है जो विमेन के साथ लंबे समय से क्राइम हो रहे हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो वेरिएशन है, लेकिन इस केस में अगर हम बात करें आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या फिर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको इस चर्चा को करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा, अगर एक ड्रम वाला केस आता है तो बहुत सारे दूसरे आते हैं। तो आंकड़े ये कहते हैं 3 गुना आत्महत्याएं कर रहे हैं पुरुष, और अगर इन हत्याओं को अगर आप इंक्लूड कर लीजिए तो 4 गुना है। तो जो आपका स्टेटमेंट था वो यहीं पे गलत साबित हुआ। इतने नहीं मैम, मैंने सुसाइड इंक्लूड नहीं की, मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है हत्या के मामले। मैंने अपने टर्म में सर मैम यहाँ पर सुसाइड को कोट नहीं किया। सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड इज इक्वल टू मर्डर ही मैं मान रही हूँ, क्योंकि वहां हस्बैंड को प्रोवोक किया जाता है। अगर पत्नी को प्रोवोक किया जाता है तो हस्बैंड को भी प्रोवोक किया जाता है। मानव शर्मा, अतुल सुभाष जैसे अनेकों केसेस हैं जिन्होंने पत्नी की प्रताड़ना से, पत्नी के उकसाने की वजह से, यहाँ तक कि जज साहिबा ने अतुल सुभाष को इतना उकसाया कि उसे मरना पड़ा। इतनी ब्राइब मांगी जाती है हस्बैंड से, इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया जाता है। आज जो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लीगल टेररिज्म, अभी आपको अमित जी बता रहे थे ना कितना अच्छा उन्होंने समझाया कि लीगल टेररिज्म कोर्ट्स कहती हैं, जिसको आप लीगल टेररिज्म कहते हैं उसे खारिज नहीं कर पाए। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी और हम सुषमा जी को मिलने गए थे, मैं मिलने गई थी तो सुषमा जी ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो हम 498 को हटा देंगे। जब उनकी सरकार आई, मैं दोबारा उनके पास गई तो उन्होंने बोला बरखा जी, मिस यूज क्लॉज आप जैसे कह रही है हम इसको हटा नहीं सकते, स्क्रैप नहीं कर सकते, लेकिन इस मिस यूज क्लॉज जो आप कह रही हैं हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी आज तक सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। आपने बरखा जी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि मिसयूज क्लॉज जो है वो आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव जो है वो रखा गया था प्लीज? वो ये प्रस्ताव था कि जो भी महिला, क्योंकि 498 इज अ रिडंडेंट लॉ, सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा इसका मिसयूज होता है। लड़कियां तुरंत जब भी एफआईआर लिखाती हैं उसमें डोमेस्टिक वायलेंस और 498 हर एफआईआर में मेंशन होता है। तो जब ये मेंशन होता, अटनेश कुमार की जजमेंट आने से पहले तो पूरा परिवार जेलों में जाता था, थोड़ा सा रिलीफ मिला था, लेकिन ऐसा कोई खास रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाद रेप लॉज का मिसयूज करना शुरू कर दिया था। फादर इन लॉ पे, ब्रदर इन लॉ पे, बहन के हस्बैंड के ऊपर रेप लॉ यूज किया जाता, फर्जी रेप केस डाला जाता था, जिससे कि आउट ऑफ कोर्ट जल्दी सेटलमेंट हो या कोर्ट में भी 2-3 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाए। जैसे कि अब कल का ही केस देख लीजिए, जो डाइवोर्स केस था, उसमें महिला जिसकी 18 महीने की शादी थी, उसमें वो कह रही है कि मुझे 12 करोड़ रुपए चाहिए, एक BMW चाहिए, एक मुंबई में घर चाहिए, तो तकरीबन समझ लीजिए हर महीने के 1 करोड़ रुपए। अब वो पति मरेगा नहीं तो क्या करेगा, जिंदा तो बच नहीं सकता। और कई बार कोर्ट्स ने ये भी बोला है हस्बैंड्स को, बेग, बोरो, स्टील योर वाइफ। अगर किसी हस्बैंड की तनख्वाह
या जो भी वो जॉब कर रहा है उसमें उसकी सैलरी 40,000 है, और अगर 30,000 उसको अपनी बीवी को मेंटेनेंस में देना है तो 10,000 में अपने माँ बाप को भी पाल ले, खुद को भी पाल ले, उनकी दवाई भी करवा दे, भाई बहनों का भी खर्चा उठा ले। क्या ये संभव है? लेकिन कोर्ट्स को ये सारी चीजें नहीं दिखती और हमेशा लेकिन बरखा जी, आपसे क्लैरिटी मैं यहाँ पर चाहूंगी। ये आप सब बोल रही हैं, BMW आप कह रही हैं और आप कह रही हैं कि इतने करोड़ रुपए चाहिए, क्या ये विद इन जुडिशरी होता है या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में ये सब बातें जो हैं वो कही जाती हैं? क्योंकि अभी भी जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं उनका ये कहना है कि आर्थिक रूप से अगर एक महिला सक्षम है तो कोर्ट वहां पर ये सेटलमेंट नहीं करती। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आप किसी पर निर्भर हैं, और अगर इसमें अब एक चाइल्ड भी आ जाता है, एक बच्चा भी आ जाता है, तो केस एकदम अलग हो जाता है। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर मैम मैं आपके पास आऊंगी। ये कल ही का केस है, चीफ जस्टिस गवाई के बेंच में इसकी हियरिंग हुई है और वहां जस्टिस गवाई ने यही कहा है इस महिला को, आप MBA हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप IT बैकग्राउंड से, आप काम क्यों नहीं करती? मतलब आप ये कह रही हैं कि इसे कोर्ट एंटरटेन नहीं करता ना? मैम मैं आपसे यही सुनना चाह रही थी। पारुल खेड़ा जी, मैम देखिए अभी 2 सवाल हैं। मैम मैं आपके पास आऊंगी बरखा जी, हमारे पास बहुत समय, हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। देखिए पारुल खेड़ा जी, यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि इससे बेटरमेंट होगा, क्योंकि देखिए 498A की अगर हम बात करें, इसे खत्म नहीं किया जा रहा है। ये क्लैरिटी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे थोड़ा सा सरल किया जा रहा है कि इसे मिसयूज जो किया जाता है हस्बैंड्स के लिए, हस्बैंड की एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, वो मिसयूज ना हो। तो इसलिए एक बेहतर, एक पूरा हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन इसका हो। जी पलक जी, मैं अमित जी की बात से और बरखा जी की बात से काफी इत्तेफाक रखती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरुषों के साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, बट जहाँ सवाल आता है महिलाओं का, तो ऐसे कितने जेन्युइन केसेस भी है जहाँ पर महिलाएं कितनी प्रताड़ित होती है। कितने आप सुसाइडल डेथ्स देखते हैं, डाउरी डेथ्स देखते हैं, जहां पर उनको कितना टॉर्चर मेंटली और फिजिकली किया जाता है। तो ऐसे केसेस में जब आप 2 महीने की गिरफ्तारी टाल देते हैं, तो उन 2 महीनों के दरमियान कितना कुछ हो सकता है। क्या कुछ वो उसको टॉर्चर कर सकते हैं, क्या वो फरार हो सकते हैं, क्या फिर से कोई डाउरी डेथ उस दौरान हो सकती है। तो ये ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। और देखिए जहां तक NCRB का डेटा है, वो अभी भी बताता है कि 6 से 7 हजार हर साल डाउरी डेथ्स के केसेस आते हैं, यानी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैम बात पता क्या है, हमारे जो समाज में हम इस बात को अभी भी अग्री करेंगे। आप भी एक महिला हैं और आपने देखा होगा अपने आसपास, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी विक्टिम होंगी, पर आपने महसूस किया होगा अभी भी विच हंटिंग है। अगर महिलाओं से ज्यादा 3 पुरुष, अगर जो ये मैम डेटा दे रही थी कि पुरुष जो है वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो मतलब हम एज्यूम करके चलेंगे भाई उसके पीछे कोई महिला ही होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस भी तो हो सकती है, ऑफिस का प्रेशर भी तो हो सकता है, महिला थोड़ा उसके पीछे कारण है कि पति ने सुसाइड कर ली तो महिला कर रही। जी बिल्कुल, जैसे महिलाएं उसका मिसयूज कर रही है, आज पुरुष भी कर रहे हैं। वो कुछ किसी भी डेथ को रिलेटेड हो, अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां उन्होंने औरत पे इल्जाम लगा लिया, पता चला कि फाइनेंशियली वो ऐसा थे और बहुत सारी चीजों में घुस गए थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड करी। बट क्या करते हैं कि पुरुष के भी घर वाले औरत पे इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे समाज में एक महिला बहुत ईजी टारगेट है हर तरह के जुर्म के लिए। तो इसमें मैं आपको डाउरी डेथ्स का इसलिए भी बता रही थी क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है जो संशोधन हो रहे हैं उसमें एक डाउरी डेथ्स के लिए भी एक अलग से संशोधन होना चाहिए था। इसकी मैं आपको वजह बता देती हूँ। अभी डाउरी डेथ के लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स टिल लाइफ है, बल्कि और मर्डर में जो है वो जो है 10 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक है। और हमने ये मांग भी करी है और बहुत बारी मैं बहुत फोरम्स में बोल चुकी हूँ कि हम डाउरी डेथ्स को मर्डर की तुलना में क्यों नहीं उस केस को हम करते हैं, और उसका पनिशमेंट जो है वो भी उसी तरीके का होना चाहिए, बिकॉज इट इज नथिंग लेस देन अ डेथ मर्डर। तो ये जो संशोधन है अभी भी देखिए, अभी भी हमारे कानून में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे गैप्स एंड मिसेस हैं, उसको फिल करना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये बोलूंगी कि कुछ केसेस की वजह से सारी महिलाओं सफर नहीं कर सकती है, उनके लिए जरूर ऐसे प्रावधान होने चाहिए जहां पर, क्योंकि अभी भी हम मेट्रो में रहकर हम बात कर पा रहे हैं, बट आप जाइए गांव देहात में, वहां अभी भी महिलाओं की ये बागपत का ही केस है मैम, 4 दिन पहले का बागपत का केस है कि डाउरी डेथ ही थी, सुसाइड थी बेसिकली,
और वहां पर उसने अपना पूरा सुसाइड नोट जो है वो अपनी बॉडी पर उसने उसे लिखा। हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया भी था। मैं यहाँ पर किसी एक जेंडर को कोई विक्टिमाइज नहीं कर रही हूँ और कल्प्रिट नहीं बना रही हूँ, लेकिन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बीच का रास्ता होना चाहिए कि कोई एक प्रताड़ित भी ना हो और कोई एक ऐसा भी ना हो कि उसका मिसयूज जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ राखी दुबे भी जुड़ चुकी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट से। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस पे मैम आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी पलक जी कि ये जो भी आज आया है ये पिछले लॉज को रीइटरेट ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत समय से CAW सेल में मीडिएशन एंड कंसलेशन की प्रोसेस चल ही रहा है। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया था कि आप कहते हैं कुछ केसेस में सीधे FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। ये 2013 की बात है। उनमें कुछ केसेस में मैट्रिमोनियल केसेस भी आते हैं। उसके अलावा और भी अन्य केसेस हैं जहाँ पे उनको आपको पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तब आप आगे जाके अरेस्ट करिए, FIR रजिस्ट्रेशन करिए। बेसिकली ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी का जो मैरिज इज द बैकबोन ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो मैरिज को कोशिश ये की जा रही है कि आप FIR रजिस्टर करके स्टेन ना हो रिलेशनशिप। अगर छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से कंप्लेन हुई है तो उसको मीडिएट करके सेटल डाउन कर दिया जाए, घर बस जाए। अगर उसके बाद अगर नहीं बस पा रहा है तब उस केस में डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे, नहीं सेटलमेंट हो पाए तो आगे FIR की प्रक्रिया पे आगे काम किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन एट द सेम टाइम तो 2 महीने की बात की जा रही है, वो मैंडेटरी तो है, लेकिन जहाँ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई, ग्रीवियस इंजरीज हुई है, लाइफ थ्रेटनिंग कहते आप अटैक हुआ है, तो उन केसेस में आप 2 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बेसिकली केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरीके से होता है, बिकॉज मेन पर्पस ये है कि मैम हमारे साथ मतलब हम विक्टिम कहना तो गलत होगा, लेकिन शुभम कुमार जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इसे पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है। शुभम जी जरा एक बार अपने केस को आप समझाइए, फिर उसके बाद बरखा जी मैं आपके पास आऊंगी। शुभम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बारी ऑडियो कनेक्ट कीजिए शुभम जी तक, शायद आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके साथ कनेक्ट करेंगे। बरखा जी देखिए, यहाँ पर जो मैम ये बात रख रही हैं कि ये बहुत लंबे समय से आपने भी ये बात कही कि आपने एक क्लॉज जो है वो ऑफर किया था सुषमा स्वराज जी को कि ये 498A की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इसे जो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया और थोड़ा बायस है कि आप महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसका जो मिसयूज़ हो रहा है पुरुषों के साथ जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मैम आपको क्या लगता है, क्या इससे और बेटरमेंट होते हुए आपको नजर आएगी? सबसे सिंपल बात आपको बता रही कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत है। विक्टिम कोई भी हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जब हम समानता की बात लगातार करते आए, हमारे देश में UCC की लंबी लंबी बातें हुई, लेकिन अगर जो कानून पत्नियों के लिए है, अगर वही पति के लिए होता तो एक सवाल पूछूं आपसे मैम, एक आपने बहुत अच्छी बात बोली है अभी, मुझे बहुत मतलब वो इसमें मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहूंगी आपसे मैम। आपने कहा कि हमें न्यूट्रल लॉज चाहिए। पहले आप मुझे ये बताइए, जब एक शादी के बंधन में एक पति पत्नी जब बनते हैं तो क्या उस पत्नी की वही सिचुएशन होती है जो एक पति की होती है? बिल्कुल। कैसे? पति और पत्नी कैसे? कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एक कंपैटिबिलिटी भी तो वो तो सब्जेक्टिव हो गया ना कि किसी की कंपैटिबिलिटी मैम 100 हो सकती है, किसी की 90 हो सकती है, वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर है कि वो आपस में आपकी कितनी कंपैटिबिलिटी, किसी की 200 भी होती होगी, खुशनसीब होते होंगे कुछ लोग। क्या जब एक शादी के बंधन में एक पति पत्नी बनते हैं, एक महिला और पुरुष जब एक अपना परिवार बनाते हैं, शादी करते हैं, तो क्या वो शादी के बाद सेम सिचुएशन में होते हैं? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बिल्कुल सेम सिचुएशन में होते हैं। कैसे? वो शादी के 2 पिलर्स हैं और दोनों को जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, जिस दिन लड़की ये समझ लेगी कि शादी करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ अंतर क्या है, अंतर क्या है। और मैं ये नहीं कह रही, मैं यहाँ पर मैम अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ मैम, मैं ये नहीं कह रही बरखा जी कि आप इसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा समाज है। हमारे हिंदू धर्म की बात करें या फिर हम अलग अलग जो धर्म है उसमें एक रीति रिवाज है और लंबे समय से ये चल रहा है।
जब एक महिला शादी करती है ना मैम, तो वो जाती है एक परिवार में, उस परिवार में होते हैं अलग अलग रिश्ते, उसमें होती है सास, उसमें होता है ससुर, उसमें कभी कभी ननंद भी होती है, कभी उसमें जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, देवर भी होता है, उसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसके साथ उसे अपना पूरा दिन बिताना होता है। जब एक शादी के बंधन में पति पत्नी बनते हैं, पति की सिचुएशन वैसी नहीं होती है जैसी सिचुएशन जो है वो पत्नी की होती है। सेकंड मैम, आप मैम मेरी बात सुनिए, फिर आप फिर इसे, शायद आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पाई जब मैंने आपसे पूछा। दूसरा मैडम, जब आप एक नए बंधन में बंध रहे हैं, अब आपको यहाँ पर सास की भी सुननी है, आपको ससुर की भी सुननी है, सबकी सुननी है। मैम आप सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस देखती होंगी, जो सबसे ज्यादा डिवोर्स होता है हमारे देश में, उसके पीछे इन लॉज रीजन होते हैं। पति पत्नी को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन लॉज हैं, जो ससुराल वाले हैं, चाहे वो पति का भी हो सकता है, वो पत्नी का भी हो सकता है, इस वजह से डिवोर्स हो जाता है। मैडम आप कैसे कह सकती हैं कि एक शादी के बंधन में जब पति पत्नी आते हैं तो पति की वही सिचुएशन होती है और पत्नी की वही सिचुएशन होती है? मैम ओवर टू यू, यू हैव एंडलेस टाइम। जो आपने कहा, अब मैं उनको उनका उत्तर देने दीजिए। पति और पत्नी एक परिवार के दो स्तंभ हैं। वो जमाने चले गए जब पत्नियां सास ससुर देवर भाभी इन सबकी सुनती थी, अब वो जमाने चले गए। आज की डेट में ज्यादातर डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्री पे, व्यभिचार पे हो रहे हैं। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है, लड़के लाइन लगा करके कोर्टों में खड़े हैं, वो वीडियोस लेकर, वो फोटोग्राफ्स लेकर के, कहीं पे पास्ट की लड़ाई है, कहीं प्रेजेंट की लड़ाई है, कहीं अभी मानव शर्मा नाम का लड़का टीसीएस में जो मैनेजर था, आखिर उसे क्यों मरना पड़ा? उसकी 1 साल की शादी में उसकी पत्नी के मैम पास्ट रिलेशनशिप अडल्ट्री कैसे हुई? दैट इज नॉट इनफिडेलिटी, दैट इज नॉट अ बेस ऑफ इनफिडेलिटी। अगर कोई किसी के पास में आकर कहे कि अडल्ट्री है तो मुझे लगता है वो अलग बहस है। हमारे साथ एक पीड़ित भी जो है वो जुड़े हैं, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैम रखेंगे। फिर बरखा जी आपके पास वापस में आऊंगी, उस पर आप अपनी राय रखिएगा। शुभम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ कनेक्ट हुए, बताइए अपनी आप बीती। मैम मेरी शादी हुई 10 दिसंबर 2021 में और 15 दिसंबर 2021 को मेरी शादी हुई खत्म। कंडीशन क्या थी कि मेरी वाइफ 5 दिन मेरे साथ रही और 5 दिन के बाद जब दसवीं चलती है, यानी पग फेरे की जो रस्म होती है, उसमें होता है कि हमारे समाज में प्रथा है कि जब कोई लड़की जब अपनी पहली बार मायके जाती है तो पूरा गोल्ड पहन के उसको भेजते हैं। वो अपने घर चली गई और उसके बाद उसको आना ही नहीं हुआ। कई बार कोशिश की बुलाने की, लेकिन उन्होंने साफ मेरी मम्मा को मना कर दिया कि मैं आपके लड़के के साथ रहना नहीं चाहती। जबकि हम लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप फर्स्ट नाइट जो होती है वो भी नहीं बनी हम लोगों की। मेरे फर्स्ट नाइट वाले दिन मेरे से कहा गया कि अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और जब हम एक दूसरे को जान जाएंगे तब हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में जब वो चली गई, जब मुझे पता चला कि मेरे साथ सिर्फ ओनली धोखा हुआ था, हम लोगों ने फिर फैमिली मीटिंग्स भी की थी। 2-3 फैमिली मीटिंग्स की हुई थी। तो 2-3 फैमिली मीटिंग्स में मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पे इल्जामात लगाए। इल्जामात की मैं दारू पीता हूँ, इल्जामात की मेरे घर में 4 बर्तन नहीं है। सबसे मतलब जब मैंने ये सुना था ना कि मेरे घर में 4 बर्तन नहीं है, तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था उस बंदे से कि मेरे घर में 4 बर्तन नहीं थे। जब मेरे घर पे आप रिश्ता लेके आए थे तो चाय जो पी थी किसने पी थी? कोक लगा के तो कोई पिएगा नहीं, डेफिनेटली किसी बर्तन में पी होगी, और वो जो चाय बनी थी वो भी कोई बर्तन ही होगी। तो ये कंडीशंस थी। और फिर ये भी बोला गया बाद में कि मैं जब 5 दिन रही तो मैं भूखी रही। फिर बोला जाता है कि 5 दिन गोभी आलू की सब्जी बनी, फिर जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर 5 दिन गोभी आलू की सब्जी भी बनाई जाती है तो डेफिनेटली वो बुरी नहीं होती। हम लोग तो क्या 498 जो है वो आपके ऊपर लगाया गया था? मतलब कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई थी? क्या क्या मतलब सामने कोर्ट के बोला गया और पुलिस के बोला? दिसंबर में जब मेरी शादी हुई थी और मैंने, जब हम लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं थे, तो मैंने जुडिशियल सेपरेशन का केस किया था फरवरी में आके, फरवरी शायद मार्च में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के जब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थे तो शादी की बात की, क्योंकि उनको आना नहीं था। बहुत कोशिश कर ली, फिर उन्होंने सारे केसेस किए, फेक केसेस। मैंने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने केस में एक चीज बहुत अच्छे से फेस की है। झूठे, सबसे पहली बात सर झूठे केसेस क्या लगाए पहले आप प्लीज वो बताएं।
ये मार धाड़ मेरे छोटे वाले भाई पर डोमेस्टिक 4-10 वायलेंस, सीजन। ठीक है। हाँ, दूसरा 498 वगैरह जितनी भी जो धारा है, 8-9 केसेस थे मेरे छोटे वाले भाई पे, कोल्ड ड्रिंक पिला के छेड़छाड़ का इल्जाम, क्योंकि 5 दिन मेरे घर पर ऑनली रही है और बहुत सारी एलिगेशन ये सारे लगाए गए। फिर मैं 5-6 महीने बहुत परेशान रहा। मतलब मेरी जो लेडी वकील थी, उन्होंने भी मेरे आयु से मुझे मिलने नहीं दिया। इस बीच ये भी हुआ कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है और जो मेरी वाइफ थी जो, वो मेरे घर पर 15 लड़कों को लेके मेरे को मारने आई और वो सारे लड़कों की ऑन वीडियो रिकॉर्ड मैंने ऊपर जब मैं था, मैंने मेरा घर 3rd फ्लोर का बना हुआ है, तो मैं 3rd फ्लोर पे था, मैंने मोबाइल से सबकी वीडियो रिकॉर्ड की, सब पर केस किए क्योंकि सब कुछ जानता था। उसके बाद वो फिर कभी नहीं है। उसके बाद ये सारे केस हमारे चलते गए। आप यकीन माने कि मैंने अपने केस एक चीज देखी है कि अगर आप क्या गलत नहीं, जब ये आरोप आपके भाई पर लगाया गया, जो आप बता रहे हैं कि छेड़खानी की गई, ये आरोप जो है वो लगाया, डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया, तो पुलिस ने क्या हेल्प की? मतलब पुलिस ने इमीडिएटली जब उन्होंने ये FIR तो की होगी और तभी ये कोर्ट में गया केस, तो क्या पुलिस ने आपको हेल्प आउट किया या पहले ही सबसे पहले गिरफ्तार किया? नहीं, जब पुलिस मेरे घर पर जब आई थी ना, नहीं सॉरी, पुलिस ने मेरे को फोन करके बुलाया था, तो मैं उनके पास गया, ठीक है। जब तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये सारी चीजें की है। मैंने बोला था कि सर मैंने केस किया हुआ है और हमारा जो ये केस है ना, हम कोर्ट के थ्रू हम लड़ना चाहते हैं, जो एक प्रक्रिया ठीक है। शुभम अभी विस्तार से पूरा केस जो है वो आपसे हम समझेंगे। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रघुवीर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी, बात रखिए अपनी। जी, रघुवीर कुरुक्षेत्र से। जी जी। सर अगर आपका टीवी ऑन है तो प्लीज पहले उसे म्यूट कीजिए। यहाँ पर कॉल पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है सर, उस पर जवाब दीजिए। कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा बड़ा कदम है। जैसे इस भाई ने, पीड़ित ने भी बताया है, ये कोई एक नहीं है, इस कानूनों के 90% दुरुपयोग है जी। और नंबर 2 मैं ये भी कहना चाहता हूँ भी जो ये सोनम जैसे ऐसे कांड हुए हैं, इसी के तो पार्ट 2 है। ये ऐसे कानूनों का लाभ उठाने के बाद ही तो ये जो हजारों की संख्या में कोई ये कांड थोड़ी है, जैसे अब ये सोनम वाला कांड हुआ, ऐसे हजारों कांड है। टेलीविजन वाले तो 100-200 दिखा रहे हैं, ये तो लाखों की संख्या में होने लग गए। तो ऐसे कानूनों का तो दुरुपयोग ही है, ये तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग है जी। ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने, ऐसे गिरफ्तारियां होके वहाँ पे लड़के देखो अंदर पड़े हैं लोगों के। तो ये कोई सारा कोई ऐसे थोड़ी चल रहा है, ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बन गया लोगों का। अब ऐसे कई लोगों ने ये बिजनेस बना लिए, शादियों वाले, ज्यादातर ये भी है। बहुत आम देखते हैं पंचायतों में, मैं जाता हूँ। बहुत मेच्योर और आप वैलिड पॉइंट जो है रघुवीर जी उठा रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग का एक बिजनेस जो है वो बना लिया गया है। इस पर ही हम चर्चा करने जा रहे थे। शुभम जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर अमित जी मैं आपके पास आऊंगी कि इस केस पर आप क्या कहना चाहेंगे। शुभम जी, तो पुलिस ने कैसे आपको हेल्प आउट किया? क्या गिरफ्तार करने पहुंची या महज आपको कॉल करके थाने बुलाया? ये थोड़ा सा आप बताइए। पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, मैं गया था। तो जब मैं गया वहां पर, जब केस पे चर्चा हो रही थी, तो मैं पहली बार गया और फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोल दिया उनको, सर मेरा केस वहाँ पर रेडी चल रहा है, हम लोग वहाँ पर चीजें कर रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने बोला आप लोग अपने हिसाब से एक चीज मतलब देख लीजिए। फिर मेरा केस ना, एक्चुअली जब उन्होंने केस किया मेरी वाइफ ने, तो आयोग के पास गया, मतलब आयोग जांच करता जो होते हैं ना, मेरे वकील ने 6 महीने मेरे को मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहा। ये सीन रहा। मैं एक राइट वकील नहीं कर पाया, लेकिन इस बीच 6 महीने ना मैंने अपने केस पर बहुत अच्छे से काम किया। मैंने अपने केस से एक चीज सीख ली थी मैम, कि अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट भी कोई सेटलमेंट के लिए आपकी जो बेटर हाफ कहें या जो भी वर्ड हम करें, 20 लाख रुपए डिमांड थी मैम। 20 लाख रुपए आउट ऑफ द कोर्ट या कोर्ट के सामने? कोर्ट में तो रखा ही गया है। मतलब कोर्ट के सामने बोला कि 20 लाख की सेटलमेंट वो मांग रही है। हाँ, तो जब ये चीजें जब हुई, तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे काम ऐसे किए। फिर मैंने अपने आप खुद काम किया और मैंने वकील चेंज किया। तब उन्होंने मेरे सबसे पहले आयु से मिलने की, और आप यकीन माने आयु ने मेरे को बहुत अच्छे से बात की और फिर सारी चीजें हमारी ऐसे प्रोसेस हुआ। और मैम सबसे बड़ी बात, ये काम मैंने अपने केस पर सारे काम किए और आप यकीन माने कि हम दोनों की जो लोकेशन थी, उन्होंने, मेरी वाइफ ने जिस डेट में हमारे पास जो केस किए थे ना, उस डेट की मैंने फोन की लोकेशन लगाई और सारे के सारे केस फाइनल हुए थे। इस तरीके से मेरा केस खत्म हुआ था।
ठीक है, जब मेरा केस खत्म हो गए सारे, ठीक है, क्योंकि सारे फेक केस ठीक थे। है, मैंने ठीक एक है, चीज समझ ठीक है। लिया, अमित sorry अमित for अमित confusing लाखानी होंगे। जी, इस पर्टिकुलर अगर हम केस को मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ले लें या केस स्टडी के तौर पर ले लें, क्योंकि वकील तो इसे केस स्टडी ही बोलते हैं, केस स्टडी के तौर पर ही ले लेते हैं। सर, इस केस में अगर हम बात करें पुलिस की, अगर हम बात करें तो सर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्योंकि कहा जाता है कि आप जब तक प्रूवन नहीं है तब तक आप गिल्टी नहीं है। तो ये ओनस जो है, ये जिम्मेदारी जो है सर, ये क्या जिस पर आरोप लगाया है उस पर है या पुलिस पर है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जाए? क्योंकि अगर अभी सर का हम केस देखें तो इस केस में लॉयर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बन गई, शुभम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बन गई कि मैं गिल्टी नहीं हूं। पुलिस का रोल कहां तक है इस पर सर? अमित जी। पलक जी, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं एक दो चीजों को और एड्रेस करूंगा। आप ये वाला केस भी देख लीजिए जहां पर अरेस्टिंग कर ली गई और हस्बैंड और उसके जो फादर हैं 100 से अधिक दिन जेल में रहे फॉर अ क्राइम क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इनोसेंट है उसको जेल में डाल दिया जाए एक ऐसी चीज के लिए जो उन्होंने कमिट ही नहीं करी है। और ऐसा कोई मुट्ठी भर केसेस नहीं है, ऐसे तमाम केसेस हम रोज देखते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे रोज कॉल्स आती हैं। और आपने भी अभी कॉलर से सुना, आप किसी भी तबके में चले जाइए सोसाइटी के, यही बात हो रही है कि इन कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसमें पुलिस का रोल ये होता है कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए, पारदर्शिता से देखा जाए, वहां जाके देखा जाए, पड़ोस में आसपास में जाके इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जो एलिगेशन लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब जैसे 2014 में जब जजमेंट आई थी अवनीश कुमार की, उसके बाद देखा गया कि अरेस्टिंग कम हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को की जो ऑर्डर्स है उसको गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो थी उन सेक्शंस पे जहां पे 7 साल तक की सजा है। तो क्या हुआ कि जितने भी अब उसके बाद के जो केसेस हैं, जैसे कि अभी शुभम ने भी बताया, हस्बैंड के भाई के ऊपर, हस्बैंड के फादर के ऊपर मोलेस्टेशन के, अटेम्प्ट टू रेप के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, इस तरह के संगीन आरोप लगाने शुरू हो गए जिससे कि आप सरपास कर सके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को, जो कि सिर्फ 7 साल तक की सजा तक के लिए है, और अरेस्टिंग हो सके। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा उनका ये प्रेशर होता है किसी तरीके से हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर को अरेस्टिंग हो जाए। राखी दुबे जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। मैम, जो इमेज क्या हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए विद रिस्पेक्ट टू शुभम, हम यहाँ पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई जज तो हूँ नहीं, और ना ही हम में से कोई यहाँ पर जज है। शुभम का केस जज और पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होगी, उन्होंने अपनी सिर्फ बात रखी। क्या मैम हम ये मान के चले कि भाई जितने भी लड़कियां अगर FIR कर रही हैं, 498A हैं, वो सारे फर्जी केस हैं? से था जी राखी जी। ये बिल्कुल भी नहीं हम ऐसे कह सकते हैं, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। जैसे जितना शिवम जी ने बताया कि 4 बर्तन नहीं थे, आलू और गोभी खाने को मिल रहा था, तो ये कोई भी आपका डॉरी डिमांड के एलिगेशंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में तो इनको बरी होना ही होना है, क्योंकि जहां पे आपको हेरेसमेंट हो रहा है इन रिलेशन टू डॉरी डिमांड कि तुम ये लेके नहीं आई, ये कम दिया, वहां पे 498 बनता है। ऐसे केसेस में तो 498 बनता ही नहीं है, ये तो आपको नॉर्मल हेरेसमेंट हो रहा है, ये डॉरी से रिलेटेड तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो हम सारे केसेस को एक ही उसमें प्लेट में रख के नहीं देख सकते हैं। हर एक जगह अपनी केसेस अपने डिफरेंट तरीके से होते हैं। जहां पे जेन्युइन केसेस होते हैं वहां पे फर्जी केसेस भी हो रहे हैं, तो वो कोर्ट को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना है। अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो कोर्ट के लिए जस्टिस करना आसान रहेगा। बरखा जी, अगर हम शुभम जी के केस को अगर अब 0 से हटाएं, मतलब अभी हम लेकर चलते हैं कि इन्होंने आज जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं अभी FIR की, और मतलब इनकी जो पास में थी उन्होंने FIR की, पुलिस में कंप्लेंट की, तो जो पहले केस हुआ था और अब जो केस हुआ है, क्या लगता है मतलब जो ये डिफरेंस आया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्या डिफरेंस आएगा कि अभी इमीडिएटली FIR नहीं होगी, और अगर होगी भी तो सबसे पहले जो फैमिली को आपस में आमने सामने रख के बातचीत जो है कराई जाएगी? आपको डिफरेंस क्या लग रहा है मैम? एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैम अभी कह रही थी जेन्युइन केस और फर्जी केस, सारी FIR कॉपी पेस्ट होती है। सब 498 का एलिमेंट होना ही होना है, उसके बगैर तो आगे जाएगी ही नहीं। वाइफ सबसे पहले 498 डालती है। दूसरी बात,
498 का तो वृहद मिसयूज था पहले भी, और जो इतने लाखों लड़के जो मर गए और उनकी जो चीख पुकार रोना जो यहाँ पर गलियारों में गूंजा, जो लॉ मेकर्स के कानों तक पहुंचाया गया, अभी पार्लियामेंट को भी इसके ऊपर जागने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी मॉनसून सेशन में 0 आवर पे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, जल्द आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ तो पे मैडम आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आप एक सेकंड मैम, आप थोड़ा सा इस पर मुझे रोशनी डालिएगा। पता नहीं हम शायद जर्नलिज्म सारी मीडिया इंडस्ट्री गलत कर रही है कि यहाँ लड़कियां जल जा रही हैं, खुद में आत्महत्या करी जा रही हैं, और हम कह रहे हैं कि भैया कि सुसाइड नोट भी अपनी बॉडी पे लिख देती हैं कि भाई उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ना की जा रही है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ आपके वर्ड्स को, अभी जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला जितनी भी FIR होती है सारी की सारी कॉपी पेस्ट होती है। तो इससे मैं ये एज्यूम करूं कि बरखा जी आज हमारी डिबेट में ये कह रही हैं कि दहेज की प्रताड़ना को लेकर घर पर अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी हो जाती है या उसे किसी भी चीज़ के लिए प्रवोक किया जाता है, सुसाइड के लिए या मेंटल हरासमेंट उसके साथ की जाती है, तो अगर वो पुलिस के पास चली जाए हिम्मत करके, तो उसकी जो FIR होती है वो कॉपी पेस्ट होती है, वो गूगल से कहीं से डाउनलोड करती होगी बेचारी बागपत की रहने वाली गांव की लड़की, और फिर उसके बाद वो लिखती होगी, नोट डाउन करती होगी मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, और फिर खुद को जला लेती होगी, खुद को मार लेती होगी। बरखा जी, वकील कहते हैं 6 का पैकेज डाल, उस 6 के पैकेज में 498 अननेचुरल सेक्स। अरे मैडम बागपत में लड़की मर गई, मैम बागपत में लड़की मर गई और आप ये कह रही हैं कि उसने कॉपी पेस्ट किया है। कि एक लड़का अभी मर गया है, इंदौर का आज का केस है मैम, 2 घंटे पहले का। मैं क्वेश्चन कर ही नहीं रही लड़के की सुसाइड पर, आप मुझे गलत समझ रही हैं मैम। मैं यहाँ पर अपनी डिबेट में, अरे बरखा जी मैं आपकी गलत बात में हाँ मैं यहाँ थोड़ा सा मिलाऊंगी मैम। आप अगर किसी लड़की जो मर गई है, जो अपने सुसाइड में लिख रही है कि मेरे साथ दहेज को लेकर प्रताड़ना की गई बरखा जी, और आप कह रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट कर लेती है, इंदौर की अगर कोई लड़की है वो आज सुसाइड कर रही है और दहेज के लिए उसने लिखा है अपने सुसाइड नोट में 5 पन्नों के अंदर, आप कह रहे हैं वो कॉपी पेस्ट है मैम, और आप फिर मुझे कह रही है कि आप हमें हाँ मिलाइए। हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, ठीक है। इन दोनों मैम ये 2-3 दिनों के केसेस पर बताना चाहती हूँ आपको। बोलिए बोलिए, लेट मी स्पीक फर्स्ट, बोलिए, लेट मी स्पीक प्लीज, बोलिए 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 कि मैं क्या कह रही हूँ। कॉपी पेस्ट होती है और जेन्युइन केसेस भी होते हैं लड़कियों के, और उनको पूरा हक है FIR फाइल करने का, लेकिन मैक्सिमम जो है कॉपी पेस्ट होती है ये FIR, और सारा लीगल सिस्टम, सारा लीगल रिकॉर्ड्स एक लड़की के साथ है। हस्बैंड की राइट्स की बात नहीं करते, हस्बैंड के पास कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक ना है। उसकी कहीं जाती है। दो और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शांति लाल जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। शांति लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। सवाल है कि हमारे हिंदू संस्कृति में पहले रिश्ते होते थे उसका गुण और आचरण देख के और अच्छे संस्कार देख के, ताकि लोग संस्कारवान बनने की कोशिश करते थे कि अगर हम संस्कारवान नहीं रहेंगे तो हमारे से रिश्ते नहीं होंगे। आज हमारे जो संस्कार है वो तो का खड्डे में डूब गए पता नहीं, और आज क्या नई संस्कृति शुरू हो गई कि कौन सा धनवान का रिश्ता मिल जाए, फिर वो धनवान चाहे भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, बदमाश हो, वो धन देख के रिश्ते करते हैं और उसको धन भी देते दहेज के रूप में, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मानसिक से गिरे हुए लोग थे, फिर बाद में कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता। बड़ी फतेह की बात आपने शांति लाल जी की है कि पहले जो है घर देखकर रिश्ते होते थे और अब धन देखकर होते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल दुबे उनका नाम है। राहुल जी बताइए। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा मैं कुछ टाइम पहले की एक न्यूज देख रहा था कि हस्बैंड लोग आजकल ड्रम में मिलते हैं। मैम तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश लागू करेगी जो कि हम पुरुषों के लिए भी जो ये हम देखते आ रहे हैं कि महिला आयोग, ये आयोग, वो आयोग, हम लोग के लिए भी कोई मैम बिल्कुल फ्यूचर बनेगा क्या? बहुत बहुत लाजमी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपने उठाया है। इस पर बरखा जी एक कमेंट मैं आपका चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से ये हम कह सकते हैं पुरुषों की तरफ से, मेन सोसाइटी की तरफ से बहुत सारे हमारे दोस्त भी कहते हैं कि भाई आपने महिला आयोग बनाया, अच्छी बात है, हमें आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन पुरुषों का भी कोई कमीशन बनाइए, कोई आयोग बनाइए। अगर कोई प्रताड़ना एक वर्ग की हो रही है तो वो भी तो अपनी कहीं रखे। जी
बिल्कुल, सिर्फ 2 मिनट मुझे सुनिएगा। मैं बहुत सालों से इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जब महिलाओं के लिए कमीशन, एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, तो पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा कब होगा, और जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि समानता की बात हम खुद करते हैं, यूसीसी की बात सरकार करती है, लेकिन यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं होता। अब जो आप 498 शुरू से डिस्कस कर रही हैं, मैंने बहुत सालों पहले सुषमा जी को ये बोला था कि मैडम आप अगर मिसयूज क्लॉज भी ऐड नहीं करा सकती तो हर लड़की जब वो एफआईआर लिखाने जाए तो एक एफिडेविट दे कि मैंने जो लिखा है इसमें ये पूर्णतः सच है। अगर मैं इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन में झूठ आता है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हूं। ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। डाइवोर्स में से पैसा हटा दीजिए, डाइवोर्स रेट डाउन हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा देश, परिवार बनने लग जाएंगे। पैसा हटा दीजिए इसमें से। टू मच ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लॉज इज ब्रेकिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। लड़के डर रहे हैं शादी करने से। मैरिज स्ट्राइक इंडिया में ट्रेंड होता है। मुझे विदेश से कॉल आते हैं, यूके से, अमेरिका से, कि मैरिज स्ट्राइक मैडम यहाँ पे क्यों ट्रेंड हो रहा है। इंडिया में रह के इंडिया वाले नहीं परेशान, भारत से विदेश में बैठे लोग भारत की इस टूटती परिवार व्यवस्था से चिंतित हैं। शादी नाम की संस्था खत्म हो चुकी है। इस पर मैं और भी गेस्ट के रिएक्शन जो है वो चाहूंगी। पारुल जी, आप इस पर क्या कहेंगी? मैम कह रही हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो हमारे देश में एक समय भी मिसाल दी जाती थी कि भारत में जो रिश्ते हैं वो लोगों को निभाने आते हैं, चाहे वो रिश्ता आपका पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, और आज हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो माता पिता के साथ रिश्ता हो, भाई बहन के साथ हो, पत्नी के साथ हो, वो रिश्ते जो है लगातार टूटते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? टू मच ऑफ लॉज, या फिर हम अपनी सभ्यता से दूर जा रहे हैं, बहुत वेस्टर्न होते जा रहे हैं? तो मैं बरखा जी का जो वो बार बार समानता की बात कर रही है, और आपने भी थोड़ी देर पहले शादी के बाद क्या पहलू पे बात करी। मैं उस पे थोड़ा और पहले की बात करना चाहती हूँ कि शादी से पहले क्या होता है। आप अभी भी देखें तो हमारे समाज में आज भी अगर हम दहेज की बात करें तो क्यों करें, क्योंकि आज भी बहुत प्रोमिनेंट है हमारे देश में। आज भी जब शादी होती है, और मेरे को लगता है हम सभी ने अपने आसपास की लोगों को भी ये सुना होगा कि जब भी शादी होती है तो आप मैम अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा पारुल जी, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सपना दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। सपना जी अपनी बात रखिए, फिर पारुल जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरे बेटे का केस चल रहा है। 2016 में शादी हुई, 2018 में हमने केस डाला क्रुएलिटी के बेस पे। उसने बहू ने मारा पीटी करती थी, तो हमने वो सारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ लगाया उसमें और केस फाइल कर दिया। उसके बाद वो सब बहू ने दुनिया भर का डोमेस्टिक वायलेंस 498 दुनिया भर के केस डाल दिए और लखनऊ ट्रांसफर करा लिया। अब वहां से हमें इतनी दिक्कत हो रही है, 498 ना कोई पुलिस ने जांच की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वहां से सीधा मेरे बेटे को मेरे लिए नोटिस आ गया। वो तो मजिस्ट्रेट का भला हो, और मजिस्ट्रेट को झूठ बोला गया कि मेरा कहीं कोई केस नहीं चल रहा, कुछ पेंडिंग नहीं है, आप मेरा केस ले लीजिए। वो मजिस्ट्रेट ने सीधा मेरे बेटे को नोटिस इश्यू कर दिया, और आज तक हाई कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया है, कुछ नहीं हो रहा। हाई कोर्ट पे भी साइड पे रख दिया गया, नंबर ही नहीं आता। कितने साल हो गए केस को? हमारा 2018 में डाला था, 2016 में शादी हुई थी, 2018 में डाला था, और झूठ मतलब लगभग हम कह सकते हैं 7 या 6 साल हम मान के चले कि इतना समय जो है वो हो गया इसकी। एक और कॉलर हमारे साथ राशि जुड़ चुकी है। राशि बताइए क्या है आपका कहना? नमस्ते मैम, मैं ग्वालियर से राशि दीक्षित बोल रही हूँ, और मैं खुद है ना ये ना 498 केस में मेरे हस्बैंड फंसे हुए हैं। मेरी खुद की छोटी मतलब देरानी है, वो पहले 3 साल वो छोड़ के चली गई। फिर उनकी है ना फैमिली में रिलेटिव में वकील हैं, फैमिली कोर्ट में भी हैं वो लोग, और है ना इधर है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। मैं 7 साल से परेशान हो रही हूँ, डिप्रेशन में चली गई उसकी वजह से। और वो लोग मेरे है ना मामा की बेटी है, मतलब रिलेटिव भी है। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा केवल पैसों के लिए, वो 5 बहनें हैं, वो इतने गरीब थे, मैं कुछ भी नहीं दिया, मंदिर से शादी की, और हम लोग पुजारी है, पूजा पाठ, मतलब इवन उनका कुछ अरेंजमेंट मैंने किया। आपके पति पर क्या एलिगेशन लगाई, अगर मैम आप कंफर्टेबल हैं बताने में? तो
मेरे ऊपर उन्होंने मारपीट का केस लगाया है। मुझे बोला है कि मैंने उनसे 1 लाख रुपए मांगे हैं और है ना उसको मारा है मेरे हस्बैंड ने लात घूंसों से मेरे देव, जबकि मैं 2007 से अलग रह रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी है ना ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ में। और जब हम कोर्ट जाते हैं तो इतनी जानकारियां भी नहीं रहती हैं, वकील भी मतलब सब चीजें कहते हैं ना, कानून व्यवस्था ही सब कुछ गड़बड़ करती है। और पुलिस, मुझे तो 3 महीने तक ये भी नहीं मालूम पड़ा कि मेरी है ना FIR हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, उन्होंने ऊपर से दबाव मतलब है ना डाल के रिपोर्ट करवाई। बाद में मुझे जब देखा, जब घर पे मेरे पास नोटिस आया है, मेरे हस्बैंड उस टाइम पे भागवत में बैठे हुए थे और हम लोग भी बैठे हुए थे, हम लोगों ने सब कुछ लगाया, लेकिन 7 साल से मैं परेशान हो मतलब रही हूँ। प्रताड़ना का आरोप आप पर लगाया, लेकिन तब से प्रताड़ना जो है वो आप सह रहे हैं। इस पर पारुल जी मैं आपका कमेंट चाहूंगी, फिर बरखा जी मैं आपके पास भी आऊंगी। बोलिए पारुल जी की देखिए अब ये बीच का रास्ता क्या है, ये ब्लैकमेलिंग का जो है कि बिजनेस बन गया है। अब देखिए इंटॉलरेंट अगर मेन है तो इंटॉलरेंट विमेन भी है, और अगर इंटॉलरेंट है तो छोटी सी बात पर वो बात का बतंगड़ बनाकर ये केस वो केस ये केस, तो फिर आप तो रंज निकाल रहे हैं ना, रिवेंज मोड में चले गए। आप सही कह रही हैं, दोनों केसेस है, महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही है और पुरुष भी हो रहे हैं। और अब जितने कॉलर्स आए हैं उसमें मैक्सिमम सब पुरुष ही है जिन पे ऐसे केसेस हो गए हैं जो मिसयूज का दावा कर रहे हैं कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। पर हम फिर भी मैं यही कहूंगी कि हम महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे बरखा जी ने बोला कि सारे कॉपी पेस्ट FIR आते हैं, तो वैसा नहीं है। औरतें अभी भी बहुत पीड़ित होती है। देखिए आज भी जब शादी की बात आती है ना, तो पुरुषों का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता है। आज भी जो समाज में हमारे बोला जाता है कि हम तो जी लड़के वाले हैं तो शादी इधर ही होगी, हम लड़के वाले हैं शादी इस प्रकार होगी, ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। ये ऐसा नहीं है जो जा चुका है, आज भी। ये तो मैं मेट्रो की गाँव देहात में हो ही रहा है, मेट्रो सिटीज में भी ऐसा होता है कि लड़के वाले थोड़ा अपने आप को वो करते हैं। बरखा जी मैं आपके पास आऊंगी। एक अजय हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं MP से, उनसे मैम एक हम कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैम अजय जी। हाँ जी पलक जी। सर रखिए अपनी बात। अजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आपने टीवी ऑन करा है सर प्लीज उसे म्यूट कीजिए, यहाँ पर फोन पर जवाब दीजिए। जी पलक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है, ये जो आजकल जो तलाक और इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हर स्त्री चाहती है ये कि उसका बेटा श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी हो, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहती कि उनका पति श्रवण कुमार बन के अपने माता पिता की सेवा करे। अरे वाह। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये दिक्कत जिस दिन खत्म हो गई उस दिन इस तरह की घटना अपने आप बंद हो जाए। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बरखा जी सारे संस्कार की जो है वो यहाँ पर जितने भी कॉलर्स हैं वो बात कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर बात कर रहे हैं। बरखा जी 30 सेकेंड्स प्लीज, लास्ट कमेंट। बिल्कुल, संस्कार विहीन तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की इतनी लंबी लंबी बातें हैं। और कौन सी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं? सास, नंद। तिहाड़ जेल में बैरक है जहां कई सासें नंदे बंद हैं। आप ये सोचिए कि ये सारे कानून इनका वृहद स्तर पे जो मिसयूज हो रहा है, आज उसी की वजह से हम इस कगार में खड़े हैं, इस बहस को कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, बिल्कुल बरखा जी, और बहुत संवेदनशील ये मामला है और इस पर जरूर एक बेटरमेंट जो है वो होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। और शुभम आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी आप बीती जो है वो बयां की है। बहुत कम जो लोग हैं वो कैमरे के सामने आके अपनी आप बीती जो है बताते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल जो है वो की है कि जो 498A का मिसयूज हो रहा है उसको लेकर 498 हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन इसे एक बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि इसका मिसयूज ना हो।